एक तो जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें उस शुरुआत के अंत तक कैसे पहुंचना है वो पता नहीं होता, क्योंकि अगर एंड हमें पहले से पता हो तो हम उसी तरीके से शुरुआत करेंगे। जैसे सपोज आप सभी को आज यहाँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो नेहरू युवा केंद्र चंबा के द्वारा ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेशन जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें आना था हमें आज यहाँ पर। अब इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है वो तो हमें नहीं पता था, लेकिन हमें इस कार्यक्रम में जाना है तो हम उसी तरीके से उसमें उठे होंगे, तैयार हुए होंगे, यहाँ पहुँचे होंगे, अलग अलग रास्तों से होके हम यहाँ पहुँचे होंगे। तो जैसे जगजीत सर जो है वो रास्ता बंद था तो पैदल भी आए हैं, तो हम अंततः अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुँच गए। लेकिन अगर हमें उन रास्तों पे किस रास्ते से होके कहाँ हमारी मंजिल कैसे जल्दी हम पहुँच सकते हैं, उस रास्ते का अगर हमें पहले से पता हो तो शायद जो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने गलत रास्ते में जाके फिर वापस मुड़ना था सही रास्ते पे आने के लिए, वो बच सकती है। तो इस तरह के सेशन जो है वो जरूर हर ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किए जाने चाहिए। कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं हो रहा हमसे तो कुछ ना कुछ तो इन सेशन से के माध्यम से जरूर निकल के आएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे इस सेशन पर आऊँगा। देखिए दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन। मैं चाहूँगा अगर कोई भी बच्चा इसमें कोई भी अगर उनको सही चीज़ लगती है वो चाहे तो यहाँ से पेजेस ले सकते हैं, और अगर नोट डाउन करना चाहें, पेन हो किसी के पास तो नोट भी कर सकते हैं। सर ये आप अगर प्लीज़ ऐसे घुमा दें इसको, ताकि जो भी पेजेस लेना चाहे तो यहाँ से वो पेजेस ले सकते हैं। साथ ही जो भी यहाँ पर ऑडियंस हमारे मौजूद है, अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर अगर इसके ऊपर आप लिख दें। देखिए एजुकेशन की बात है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ चलना चाहूँगा। सपोज कोई बच्चा सन 2000 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसने एडमिशन ली। आजकल तो इससे पहले नर्सरी भी चल रही है, LKG UKG भी चल रहा है, लेकिन मैं फर्स्ट का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि भाई वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसने एडमिशन ली 2000 में। अब 2000 आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले चला गया है, लेकिन मैं बैक जा रहा हूँ। उसके बाद वो चलते चलते 2009 में अगर मैं सही हूँ तो 10th तक पहुँचेगा, क्योंकि हम इसमें 2000 भी काउंट कर रहे हैं, तो 10th तक पहुँच जाएगा। उसी प्रकार 2011 में उसने 12th कर ली, और अगर वो ग्रेजुएशन में जाता है आगे तो आई थिंक 2014 तक उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, 2016 तक पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी हो चुकी होगी। अब अगर हम कुछ बीच में 1-2 साल के और कोर्सेज डाल लें, कोई प्रोफेशनल डिग्री भी उसने की होगी, तो इस तरह से वो 2020 तक जो भी उसकी एजुकेशन होनी थी वो तो कंप्लीट हो गई 2020 तक। मतलब एक लंबा अरसा लगा उसे अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने में, वो भी पूरे 20 साल। ये 20 साल उसने अपनी एजुकेशन को दी। अब उसके बाद क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फिर भी बच्चे को पता नहीं चल रहा मुझे करना क्या है। 2000 से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, 2020 आ गया, उसे 2020 में जाके भी पता नहीं चल रहा मुझे करना क्या है। वो फिर से आस पड़ोस के अपने लोगों को देख रहा है कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, वो किस फील्ड में है, उससे गाइडलाइन ले रहा है क्या करूं जी, किसी और को पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है मैं क्या करूं। मतलब इतने साल जो एजुकेशन वो ले रहा था, अगर मैं इसमें 2000 से लेके 2009 की बात करूं तो शायद बच्चे को इतना पता नहीं होता है। वहां पर इस पीरियड के दौरान 2 लोग हैं जो अहम रोल अदा कर सकते हैं। एक उस बच्चे के पेरेंट्स और दूसरे उस बच्चे के टीचर्स, क्योंकि बच्चा इन्हीं के बीच में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। स्कूल जा रहा है तो टीचर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और घर आ रहा है तो पेरेंट्स। मैं चाहूंगा अगर कोई यहाँ जो भी पेरेंट्स बैठे हैं वो इस
10 साल के पीरियड के दौरान अपने बच्चे की एक्टिविटीज को जरूर नोट करें, किस तरह का उसका टेस्ट है, चाहे वो खाने का किस तरह को उसको पसंद है, कौन सी एक्टिविटीज में उसका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कौन सी एक्टिविटी से दूर भागता है। ये चीजें हमें उसको बिना बताए चेक करनी होती है, ताकि हम 2009 में जब वो 10th में पहुंचता है, यहां आता है वो बड़ा पड़ाव कि उसकी लाइफ डिसाइड होनी होती है आगे। मीन्स कि उसने डिसाइड करना है कि मुझे +1 में आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, अगर साइंस में जाना है तो नॉन मेडिकल में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है, और यहीं पर वो आगे वोकेशनल कोर्सेज की तरफ भी बढ़ सकता है, जो आजकल का ट्रेंड है। अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा एक और स्ट्रीम निकल के आ रही है, वोकेशनल स्ट्रीम, कि बच्चा जिन एक्टिविटीज में अच्छा है उसको आगे 2011-12 में +2 करने के बाद भी या +2 से पहले भी ग्रेजुएशन ना करके, पीजी ना करके, प्रोफेशनल डिग्री ना करके वो सीधा ही डायरेक्ट अपने वोकेशनल स्ट्रीम अपनी चुन ले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब उस बच्चे को तो पता नहीं ये चीजें, वहां फिर से बीइंग अ पेरेंट है, बीइंग अ टीचर, हमारा फर्ज बनता है उस बच्चे को प्रॉपरली गाइड करना कि बेटा आपके लिए ये चीजें हैं, आप चाहे तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पीजी में भी जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, तो आप कहां जा रहे हैं, आपकी मंजिल कहां पहुंच रहे हैं आप, अगर नहीं तो आप वोकेशनल की तरफ मुड़ के कहां पहुंच सकते हैं। ये चीजें उसे बताना पहले से ही बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम पठानकोट से दिल्ली जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन सा रूट सबसे बेस्ट है? पठानकोट से दिल्ली जाना हो, जलंधर, लुधियाना, अंबाला और पानीपत, सोनीपत होके हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट। अब कोई आदमी पहली बार दिल्ली जा रहा है, वो यहाँ पर शाम को चंबा दिल्ली जो हमारी HRTC की बस जाती है उसमें बैठ जाता है। वो बस यहाँ से जाती है पठानकोट, पठानकोट से वापस मुड़ेगी जसूर, जसूर से जाएगी उन्ना, उन्ना से जाएगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर जाके वो मिलेगी कहाँ, अंबाला। मतलब पठानकोट दिल्ली वाला रूट जो शॉर्टेस्ट रूट है वो है जलंधर, लुधियाना, अंबाला, और उसको हमने लॉन्गेस्ट कर दिया कैसे, बाया जसूर, उन्ना घुमा के, फिर पहुंचे कहां पर, फिर अंबाला, और अंबाला से फिर आगे दिल्ली। अब एक आदमी पठानकोट से दिल्ली जा रहा है बाया जलंधर, लुधियाना, और दूसरा आदमी जा रहा है बाया जसूर और चंडीगढ़, कौन पहले पहुंचेगा? जो बाया जलंधर लुधियाना जाएगा। रूट तो दोनों दिल्ली के लिए है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा टाइम चला गया यहाँ पे। अगर उसको चंडीगढ़ में कोई काम नहीं है, वो उधर से जा रहा है, इट मीन्स कि हमें उसे पहले से बताना है कि आपकी मंजिल ये है, अगर आपको यहां पहुंचना है तो आपके लिए सेफेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट ये है। अब बच्चे को डिसाइड करने दो उसके बाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसने ये जो सर मैंने बात की अभी, ये 20 साल की उसकी एजुकेशन की बात की, इस 20 साल में इस एजुकेशन से उसे क्या मिला? नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा किसी ना किसी पर्टिकुलर स्किल में या एरिया में वो एक्सपर्टीज भी गेन करेगा। लेकिन ये एक्सपर्टीज जो है वो उसे आफ्टर जब किसी फील्ड में वो काम करना शुरू कर देता है, फिर जाके वो एक्सपर्ट बनता है किसी पर्टिकुलर स्किल के साथ। अब इस बच्चे को हम नॉलेज तो दे रहे हैं। देखिए आज की डेट में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? नॉलेज है लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कमी कहां पर है? क्योंकि नॉलेज के साथ एक चीज जो आजकल बहुत ज्यादा जुड़ गई, दैट इज स्किल। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, स्किल इंडिया, इसके ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बच्चे के पास नॉलेज है बट उसके पास स्किल नहीं। जब नॉलेज है, स्किल नहीं है उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की। नॉलेज है लेकिन नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, कहां इंप्लीमेंट करना है, वो स्किल नहीं है, तो कोई भी उसे एक्वायर नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चा किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है, बच्चे के पास एंट्रेंस को क्वालिफाई करने की स्किल नहीं है। देखिए एक बच्चा 50% तैयारी के साथ जाता है, दूसरा 80% तैयारी के साथ जाता है।
मीन्स एक के पास 80% नॉलेज है, उसके पास दूसरे के पास 50% नॉलेज है। अगर उसे पता नहीं है कि हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो वो बच्चा 50% 80% वाला रह जाएगा। अगर 50% वाले को पता है वो क्वालिफाई कर जाएगा। होता ऐसा ही है। एक एवरेज स्टूडेंट ही बाद में अच्छा निकलता है, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो पीछे रह जाता है। मुश्किल कहां आ रही है? स्किल में। आज से 20-25 साल पहले सिर्फ नॉलेज से काम चल जाता था। उस टाइम अगर आपके पास 80% नॉलेज है तो यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ स्किल टू क्वालिफाई अ पर्टिकुलर एग्जाम। लेकिन आजकल क्या है, स्किल का फैक्टर जो है वो 80% चला गया है, नॉलेज रह गया है 20%। क्योंकि नॉलेज को तो इनहांस किया जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में हमें फील्ड में काम आने वाली ये चीज है, दैट इज स्किल। अब नॉलेज तो हमारे पास है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज भी हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है, तो हम आगे नहीं जा पा रहे। इट मींस कि स्किल को बढ़ाने का टाइम है, स्किल की तरफ जाने का टाइम है। अब कौन सी स्किल्स? जैसे टाइम मैनेजमेंट की स्किल। टाइम मैनेजमेंट की स्किल बच्चों को पता नहीं है। बच्चे सुबह उठते हैं 8 बजे, शाम को 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, उनके 2 पेजेस भी रीड आउट नहीं कर पाते या लर्न नहीं कर पाते। मीन्स कि उनको एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि मुझे कम टाइम पे कैसे आगे निकलना है। कम मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस को वो एनहांस नहीं कर पा रहे हैं। अगर बच्चे को स्किल बता दी जाए कि बेटा पढ़ाई करने के सबसे जबरदस्त तरीका क्या है, पढ़ाई को वो बोरियत फील करते हैं। क्यों? एक बच्चे को जब हम फोन पकड़ा देते हैं, लैपटॉप पकड़ा देते हैं, उसे कितना मजा आता है उसका। कभी किसी बच्चे को फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी है? नहीं। वो अपने आप कर रहा है। 2 चीजें यहां पर बहुत जरूरी है समझना। टाइम मैनेजमेंट की स्किल, आगे बड़ा होगा वो फाइनेंस मैनेजमेंट की स्किल, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्टिव रहना है, हमें जो सोचना है उसको रिजल्ट्स में भी लेके आना है। 2 चीजें यहां पर बहुत जरूरी है। पहला है इंटरेस्ट। देखिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हम समझ जाते हैं तो शायद बच्चों को आगे करियर डिसाइड करने में मुश्किल नहीं आने वाली है। एक बच्चा है, इज अ वेरी गुड सिंगर। सिंगर बहुत अच्छा है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है सिंगर बनने का। सिंगर बहुत अच्छा है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा बच्चा वॉइस अच्छी है, मीन्स की उसके अंदर एबिलिटी है, बट ही डोंट वांट टू बिकम अ सिंगर। दूसरी तरफ एक और बच्चा जिसकी आवाज बिल्कुल खराब है लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत है, तो उस आवाज को ठीक करने में या रियाज करने में बहुत समय निकल जाने वाला है, तो हम उस बच्चे को किसी और फील्ड की तरफ मुड़ने की गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसकी आवाज बहुत अच्छी लेकिन इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट को बिल्ड किया जा सकता है। उसे बताया जा सकता है कि आपका इतना एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपके अंदर है, आप इस तरफ ही मुड़े। कहने का मेरा मतलब, आप जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो अगर इनके पास कोई पेज पहुंच गया होगा, आप अभी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कम से कम 10 ऐसी चीजें लिखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। 10 ऐसी चीजें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब घर जाके भी एक्टिविटी की जा सकती है, और इन 10 में से कम कोई 5 इंटरेस्ट आप एक्सक्लूड कर दें। 5 इंटरेस्ट यहां से वो निकाल दें जो आपको लगता है कि इतने नहीं है मेरे में, ये 5 जो बच गए ये ज्यादा इंटरेस्टेड हो इन कामों में। फिर 2-4 दिन बैठे, किसी बड़े से बात करें, किसी अपने मेंटर से बात करें, टीचर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, और पहले आपने 5 निकाल दिए, फिर उसका अगले 5 बचे, उसमें से 2-3 और निकाल दिए, आपके पास लास्टली 1 या 2 ऑप्शन बचेंगे। वो 1-2 ऑप्शन आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं आपको लाइफ में आगे जाने के लिए। और इन 2-3 ऑप्शन को ध्यान जब आप रखेंगे कि मेरा इसमें इन काम में इंटरेस्ट है, तो एक चीज साथ में ये भी ध्यान रखें, क्या मेरे में वो काम करने की एबिलिटी है या नहीं है। मींस उस काम को करने की मेरे अंदर स्किल है
या नहीं है। क्योंकि स्किल और नॉलेज ये दोनों तभी काम करेंगे अगर आप अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी को मैच करेंगे। वही एरिया आपके लिए अच्छा होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और आपकी एबिलिटी भी है, आपके अंदर योग्यता भी है। अगर हम इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें आगे आने वाले टाइम पे मुश्किल आ जाती है। दूसरा एक शॉर्ट उसमें बताना चाहूंगा, एक तो हो गया करियर और एक हो गई जॉब। करियर और जॉब में फर्क है। जैसे जैसे एक बच्चे की ग्रोथ होती है, यहां भी दो चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। ग्रोथ जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ है, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। जैसे हमारे हाथ हैं, इनकी ग्रोथ रुक गई है, लेकिन जो राइट हैंडेड है वो राइट हैंड से ज्यादा उन्होंने काम किया तो उनका राइट हैंड इतना डेवलप्ड हो गया है जितना उनका लेफ्ट हैंड डेवलप्ड नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। जिस चीज से हम ज्यादा काम लेंगे वो ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। तो करियर में भी इसी तरह से एक करियर है, एक जॉब है, दूसरा है उस पर्टिकुलर करियर को बिल्ड करने के लिए एक करियर पाथ को चूज करना। तीसरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, करियर प्लानिंग। किसी बच्चे का गोल डिसाइड करना कि इस बच्चे ने जाना कहां है लाइफ में और कितने समय में उसने वहां पहुंचना है। क्योंकि हम समय, टाइम को हम कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर हम कोई बच्चा आज 10th क्लास में है, सर कितनी एज होगी इस बच्चे की 10th में? 14-15 साल। 15 साल। और इसके आने वाले 25 साल का हम एक 25 इयर्स का एक करियर पाथ ड्रॉ करें और उसे बता दें कि बेटा आपकी 2024 में +2 हो जाएगी। इसी तरह से पूरा ड्रॉ करें हम उसका करियर पाथ, एक एग्जैक्ट तस्वीर उस बच्चे के सामने रहेगी कि मुझे क्या करना है, कहां पहुंचना है, कब पहुंचना है। एक टाइम जो मैनेजमेंट की बात आ जाती है यहां पर कि एक करियर पाथ उसके साथ बैठ के ड्रॉ करें कि अगले आने वाले 25 साल में उसकी उम्र हो जाएगी 40 साल। अगर उसको आने वाले 25, जब वो 40 साल का होगा, उसका जो करियर पाथ है पहले से ही विजुलाइज उसको हो रहा है। हम वही चीज अचीव कर पाते हैं जो हम देख पाते हैं। जिस चीज को हम नहीं देख सकते वो अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको एक बढ़िया टीचर बनना है या स्पीकर बनना है या ट्रेनर बनना है तो अपने आप को विजुलाइज करें कि आप स्टेज पर बैठे हैं और आपके सामने हजारों की संख्या में ऑडियंस बैठी है और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप बात कर रहे हैं। क्योंकि एक होती है मोटिवेशन, एक होती है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन इज टेम्पररी। जब आप किसी ऐसे हॉल में आ जाएंगे, बच्चे उनको वहां मोटिवेट किया जाएगा, वो बड़े मोटिवेट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो प्रैक्टिकली उस लाइफ में जाएंगे तो दोबारा से वो सारी मोटिवेशन उनकी डाउन हो जाएगी। मोटिवेशन इज टेम्पररी, इंस्पिरेशन इज परमानेंट। जैसे हम सचिन तेंदुलकर की स्टोरी पढ़े तो हम इंस्पायर हो सकते हैं, वो हमें मोटिवेट नहीं करेगी, दैट विल इंस्पायर अस। हम विराट कोहली की स्टोरी पढ़े तो वो हमें इंस्पायर करेगी। देखिए इन लोगों की जिंदगी में क्या होता है, ये फोकस्ड होते हैं बहुत ज्यादा, दे फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम। बड़े कम ऐसे प्लेयर होंगे किसी टीम में, या अगर क्रिकेट की बात कर ले, जो ऑलराउंडर होते हैं। या तो बहुत बढ़िया बैट्समैन होंगे या बहुत बढ़िया बॉलर होंगे। उन्होंने एक ही एरिया चूज किया हुआ और उसी एरिया में वो फोकस्ड हैं। अपने 15 से 20 साल को इतने फोकस्ड रहते हैं, दे रिटायर एट द एज ऑफ 40। और हमारा क्या है, वी स्टार्ट आवर करियर एट द एज ऑफ 40। इट मीन्स कि हम 15 और 40 साल के बीच में कहां थे, हम दुनियादारी को देखते जा रहे थे कि ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, और उस दौरान वो कहां पहुंच जाते हैं और वो अपनी उस जॉब या काम से रिटायर कर जाते हैं। इसलिए अभी एक करियर पाथ बच्चे का ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेरेंट्स और टीचर के साथ बैठ के बच्चे की करियर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि ये इसका करियर पाथ है, इसने आने वाले टाइम में 10, 15, 20 साल में यहां पहुंचना है। तो करियर प्लानिंग करेंगे कि गोल, उसका गोल डिसाइड करेंगे। तो गोल डिसाइड करने में, जैसे आज है 2022,
2022 में हम किसी बच्चे का गोल डिसाइड कर रहे हैं आने वाले 15 साल का या 20 साल का, तो हम आज क्या करेंगे, उसके सामने 3 तरह के गोल रखिए। एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 तरह के गोल उसके सामने रखे। शॉर्ट टर्म गोल हो गया आने वाले 1 साल का गोल। उसे कोई गोल दे, बच्चे को कोई चैलेंज दे और बच्चा उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और उसके लिए काम करे, तो बच्चे के अंदर एक काम करने की भावना तैयार होगी, क्योंकि आपने उसको एक गोल दे दिया। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई आपको साइकिल चाहिए तो आप बेटा इतने % मार्क्स लेके आओ। तो मैं चाहूंगा कि मार्क्स की तरफ ना मोड़ के उसे कोई और चीज की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि मार्क्स का मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में सक्सेस से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज की डेट में कि मार्क्स के पीछे भाग रहे, बेटा इतने मार्क्स लो। हम उसका ध्यान मार्क्स के से हटा ही नहीं पा रहे। वो क्या करता है कि जब उसके 40% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं अच्छा नहीं। हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आने वाले टाइम में पता नहीं 40% की इसकी एबिलिटी के साथ ही बहुत आगे ले जाए उसको, तो हम उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं वहां पर। तो एक पर्टिकुलर मार्क्स से उसके जोड़े, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही बार बार फोकस ना करते रहे। शॉर्ट टर्म गोल दें उसे। उसके बाद मिड टर्म, ये किसी बड़े के लिए भी हो सकता है। मैं इस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि ये बच्चे के लिए भी हम कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। हम अपने लाइफ का 1 साल का गोल भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद मिड टर्म गोल और 5 साल या इससे ऊपर वाले लॉन्ग टर्म गोल। ये तो शॉर्ट लिस्ट में बात कर रहा हूं। अगर देखो इस शॉर्ट टर्म 1 साल के गोल को किसी ने अचीव करना है, तो इस गोल को हम और छोटा कर सकते हैं, हाफ ईयरली गोल। हाफ ईयरली गोल को हम और छोटा कर सकते हैं मंथली गोल या क्वार्टरली गोल। मंथली गोल को हम और छोटा कर सकते हैं डेली गोल। अगर हम डेली गोल अचीव कर रहे हैं तो हम मंथली गोल भी अचीव कर जाएंगे, हम क्वार्टरली भी अचीव कर जाएंगे, हाफ ईयरली भी अचीव कर जाएंगे और हम ईयरली भी अचीव कर जाएंगे। अगर हम यहां पर गलती करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमें बाद में ये लगेगा कि हम अपने गोल या तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, या डिसाइड कर लिए हैं तो हम उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली काम करने का तरीका पता नहीं है। लास्ट में ये बात करूंगा मैं कि अगर बच्चे ने अपना करियर डिसाइड करना है, एक तो पेरेंट्स टीचर से हेल्प ले सकते हैं कि मेरा बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है। अगर टीचर फील्ड नहीं बता सकते तो टीचर सब्जेक्ट जरूर बता देंगे। क्योंकि देखिए, जो मैंने बात की 2000 से बच्चा जब 2014 में उसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन का जब 2016 में वो पीजी करेगा, तो पीजी कितने सब्जेक्ट में करेगा? एक सब्जेक्ट में। कोई बच्चा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो कितने सब्जेक्ट में? एक टाइम पे वो एक ही सब्जेक्ट में पीजी करेगा। लास्टली उसे काम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही मिलेगा, उसमें ही उसका करियर बनेगा। तो अगर बाद में उसे एक ही सब्जेक्ट पे काम करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम उसे शुरुआत में ही हेल्प करने की कोशिश करें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और विद द हेल्प ऑफ टीचर हम उसका जो सब्जेक्ट है, वो एरिया है जो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसका मैथ्स अच्छा है तो उसको मैथ्स में जाने दो, और साइंस अच्छी है तो साइंस में भी देख सकते हैं, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, या बायो अच्छी है, बायो में आगे फिर चल के बॉटनी अच्छी है या जूलॉजी अच्छी है। इस तरह से अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी, तो लैंग्वेज कौन सी उसकी अच्छी है? क्या उसकी इंग्लिश अच्छी है, क्या उसकी हिंदी अच्छी है, क्या उसकी संस्कृत अच्छी है, क्या उसकी पंजाबी अच्छी है? उसमें भी बहुत सारा स्कोप है। तो क्योंकि उस पर्टिकुलर फील्ड में एक तो बच्चे का टैलेंट है तो हम उसका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट में उसने आगे काम करना है, तो शुरुआत में ही हम उसे नॉलेज उसका इस तरीके से एनहांस करें कि साथ साथ में नॉलेज के साथ साथ उसकी स्किल को भी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है बहुत बड़ा रोल है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर हम कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते, बात वही आ गई, हमारे अंदर नॉलेज है लेकिन नॉलेज को हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, नॉलेज को हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, नॉलेज को हम आगे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं कि कोई बच्चा जिसने मान लो 2000 से लेकर 2020 तक 22 तक स्टडी की, आगे उसने एक अपना पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया। अब उस एरिया में या उस सब्जेक्ट में वो सक्सेसफुल कैसे होगा? 3 चीजें हैं, एक आर्ट टेक्निक
या तो वो जो नॉलेज उसने स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लिया है, या तो उस नॉलेज को वो अपनी लाइफ में कहीं अप्लाई करेगा। अप्लाई कहां करेगा? टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और जिस भी कंपनी में या जिस भी सेक्टर में वो, जिस भी बिजनेस में वो काम करेगा, वहां पर उस पर्टिकुलर नॉलेज को जो उसने गेन किया है 20 साल, उसको अप्लाई करेगा और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एवज में उसकी एक सैलरी होगी, उससे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, या तो वो उस नॉलेज के ऊपर और रिसर्च करेगा। तीन ही तरीके हैं नॉलेज को आगे ले जाने के, या तो वो बच्चा उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, या उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करेगा, नई फॉर्मुलेशन लेके आएगा, नए तरीके खोजेगा, नई प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा, उस रिसर्च से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, या फिर उस नॉलेज को वो ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या उसको नॉलेज को वो बताएगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं मैंने कैसे किया। जैसे हम अभी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं, तो हमने जो नॉलेज लिया, बाद में जब हम पर्टिकुलर स्किल की तरफ बढ़े, टीचिंग स्किल की तरफ बढ़े, जो प्रोफेशनल डिग्री हमने बीएड की, तो बीएड में हमें टीचर्स ने क्या किया? टीच ही तो किया कि आगे अब बच्चों को कैसे टीच करना है। अब हमने वो स्किल वहां से उठाई, अपने अंदर लाए, अब वही स्किल आगे बच्चों के अंदर दे रहे हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में। जो हमारे पास जिस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसी नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। कई लोग जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और कई उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। ये तीन ही तरीके हैं। दूसरा, एक 4M फॉर्मूला। अगर जैसे ये उन लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि क्या करें लाइफ में, तो 4M फॉर्मूला, ये लास्ट जब मैंने सर इस बुक को जब मैं लिख रहा था, सुपर पावर स्टार्ट, तो इसके ऊपर है, जानिए कौन सा काम शुरू करें। क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन पता नहीं काम कौन सा करना है, 20-22 साल से पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है। दूसरा, कैसे शुरू करना है, वो भी पता नहीं है। कौन सा काम शुरू करना है ये पता नहीं है, कैसे शुरू करना है ये भी पता नहीं है, और इससे बड़ी प्रॉब्लम, बताने वाला भी कोई नहीं कि कौन से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तीसरा, कहाँ से शुरुआत हो, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा उसको, और उस काम में कामयाब कैसे बने। जब ये पहले वाली तीन चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। तो जब मैं इस बुक को लिख रहा था, इस बुक के अंदर तीन चीज़ें मैंने जो डेवलप की थी, जिसमें एक आपको पहले बता दी सर, दैट इज KEE टेक्निक। दूसरी मैंने आपको बताई आर्ट टेक्निक, एंड थर्ड वन इज 4M फॉर्मूला। KEE नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट स्किल। आर्ट, उस नॉलेज को अप्लाई, रिसर्च, टीच। 4M फॉर्मूला क्या है? अगर पता नहीं चल रहा, अभी पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है, पहला M है मैडनेस। ये सोचे कि मैं पागल किस चीज के लिए हूं। इसको हम दूसरा तरफ से बोलना चाहें तो ये ले सकते हैं कि मेरी डिवोशन किस चीज में है, मैं डिवोटेड किस चीज के लिए। तीसरा, इसी को बोलना चाहे तो मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, मैडनेस। दूसरा, मेरी मास्टरी किस चीज के अंदर है, मास्टरी मीन्स नॉलेज। जैसे हम करते हैं ना कि MA कर लिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन विच सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एड, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरी मास्टरी किस पर्टिकुलर चीज के अंदर है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फील्ड भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है। क्या पता वो बहुत अच्छा बोल लेता हो, बहुत अच्छा गा लेता हो, या बहुत अच्छा लिख लेता हो। तो मैडनेस किस चीज के अंदर है, मेरी मास्टरी। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है इन दो चीजों के बाद, क्या मेरे उस नॉलेज की मार्केट डिमांड है, मार्केट में डिमांड कितनी है उस नॉलेज की। मार्केट में डिमांड नहीं है मीन्स कि आप कुछ नहीं आपको मिलेगा, और फ्री में तो कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको अंततः अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या उसकी मार्केट डिमांड है। फोर्थ, आपको उसमें से मनी गेन्स है या नहीं है। मनी गेन्स, मैंने M से मनी गेन्स लिखा है, लेकिन इसको
किसी और टर्म में भी ले सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत प्रसिद्धि चाहिए होती है, फेमस होना चाहते हैं। तो क्या उस पर्टिकुलर जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी मास्टरी है, अगर उसकी मार्केट डिमांड भी है, तो अगर देखो मार्केट डिमांड है तो मनी गेन तो होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, फेमस आप हो जाएंगे, उसमें आपका नाम हो जाएगा, उसमें आपको मान सम्मान भी मिलेगा अगर मार्केट डिमांड है तो। और मार्केट डिमांड के हिसाब से हमें चेंज भी होना है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हमारे नॉलेज की मार्केट डिमांड नहीं है, जैसे मैं करियर काउंसलिंग की बात करूं तो क्या लगता है करियर काउंसलिंग की मार्केट डिमांड है उसकी डेट में? बहुत है। दूसरी बात, जैसे आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आप कैमरे सेल करना शुरू करें, टॉर्च सेल करना शुरू करें, मार्केट डिमांड नहीं है, बिकॉज मोबाइल के अंदर कैमरा है, मोबाइल के अंदर ही टॉर्च भी है, कैलकुलेटर भी है, तो मार्केट डिमांड नहीं है। पहले लोग एसटीडी चलाते थे, आज एसटीडीज मार्केट से गायब हो गई है, क्योंकि मार्केट डिमांड नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट से कभी बाहर नहीं निकलने वाली है, उसमें एक तो है आपकी हेल्थ की चीज़ें जो मार्केट से कभी बाहर नहीं निकलने वाली। करियर में अपना जो एरिया डिसाइड करने का काम है वो इस तरह से करें कि उसकी मार्केट डिमांड आज भी रहे, 20 साल बाद भी रहे, 30 साल बाद भी रहे। दूसरी, पर्सनल डेवलपमेंट, दिस इज माय फेवरेट। अगर कोई आदमी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है अपनी, तो उसकी किसी भी एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो सकती, अगर वो पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। और पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है रीडिंग बुक्स। अगर कोई बुक रीड नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट रुक गई है वहीं पे। जब हमारी पर्सनल डेवलपमेंट रुक जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी सक्सेस रुक जाती है। तो अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर एरिया चुनना है, हेल्थ वाला चुनो, जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है वो चुनो, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से नहीं होगी। उसके लिए हमारे पास यूट्यूब में कितने वीडियोस होंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर या गाइडेंस के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, लेकिन जब तक कोई लाइव हमें फेस टू फेस नहीं बताता है, हम कम सुनते हैं या वहां से हमें समझ नहीं आता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जो अगर हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में भी और अपनी लाइफ में भी रुक जाएंगे। हमारी एक चीज बढ़ती रहेगी, दैट इज एज, लेकिन एक्चुअल में हम रुके हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं, किसी की एज 20 होगी, 15 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, क्या हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट है ब्रेन की? अगर हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट हमारी एज के अकॉर्डिंग है, तो हमारे से बाद वाला एक आदमी IAS क्वालिफाई क्यों कर जाता है, HS क्वालिफाई क्यों कर जाता है? हम यहाँ बैठे हैं, आज की डेट में जो बच्चा पैदा हुआ, आने वाले 20 साल बाद वो HS होगा, IAS होगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को बिल्डअप कर रहा है। तो इस तरह की इंस्पिरेशन हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। तो इस सेशन का मेरा मेन यही था कि हम लाइफ में करियर डिसाइड करने के लिए दो आदमी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर हम 10वीं तक की बात करें, 10वीं तक बच्चे का सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें कि किस सब्जेक्ट मीन्स नॉट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, वो भी हो सकता है, लेकिन एरिया, उसके बाद एरिया कौन सा बढ़िया रहेगा उसके लिए। एरिया में जैसे ये हेल्थ वाला एरिया है, पर्सनल डेवलपमेंट का एरिया है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, इस बुक में मैंने 8 एरियाज मेंशन किए हैं। पहले ही चैप्टर में 8 एरियाज मेंशन है जिसमें हमारा बच्चा अपना करियर बिल्ड कर सकता है। उस 8 एरिया में बच्चे को मुश्किल क्या आती है? अब मैंने बोल दिया यहाँ पे हेल्थ, लेकिन हेल्थ में क्या, उन 8 एरियाज को मैंने आगे सब डिवाइड किया हुआ है 65 एरियाज। हेल्थ में 8 एरिया बताए हुए। हेल्थ में आप किस एरिया में जा सकते हैं? रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बहुत बड़ा एरिया आज की डेट, रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं, हम वो एरिया चुन सकते हैं। हम सिर्फ मैथ साइंस तक ही अपनी सोच को सीमित करके बैठे हुए। और मैं आपको ये बता दूं, आने वाला टाइम जब जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैथ साइंस वहीं से हो जाएगा, टेक्नोलॉजी से ही, लेकिन रिलेशनशिप हेल्थ ये नहीं होगा।
65 सब एरियाज हैं और 200 के आसपास जॉब टाइटल मैंने उस बुक पहले चैप्टर में अंदर रखे हुए हैं। 200 जॉब टाइटल, जिसमें से हार्डली 20 जॉब टाइटल हमने सुने होंगे, 180 जॉब टाइटल अभी भी हमें पता नहीं है कि ये भी कोई फील्ड है। हमारे एरिया के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं है। और इसके साथ ही इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, जिसका नाम है सुपर पावर स्टार्ट, अराउंड 200 के आसपास क्वेश्चन रखे गए हैं जो आदमी खुद से पूछेगा। तो किसी ने आज स्टार्ट लेना है कि किसी भी एज का है, तो पहले वो देखेगा कि आज मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है, क्या एडिशनल स्किल्स मुझे चाहिए, क्या एडिशनल नॉलेज मुझे चाहिए, और कितना फाइनेंस मुझे चाहिए, कौन सी स्किल्स मुझे गेन करनी है ताकि मैं आगे जा पाऊँ। 200 के आसपास उसमें सेल्फ आस्किंग क्वेश्चंस हैं और हर चैप्टर 7 चैप्टर के अंदर लास्ट में वर्कशीट दी गई है। जैसे हम उस चैप्टर को रीड आउट करेंगे उसके साथ उसको लास्ट में वर्कशीट मिलेगी, ताकि वो वर्कशीट से वो उस चैप्टर को कितना गेन कर पाया है, कितना सीख पाया है, मतलब कि स्टार्ट से लेके एक्शन तक सारी बातें उसके अंदर बताई गई हैं। क्योंकि मेरा अपना लाइफ का भी एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हमें भी किसी ने सही टाइम पे गाइड किया होता तो शायद आज हम जहाँ हैं वहाँ नहीं होते, वहाँ से कहीं आगे होते। अगर आज हम 40 साल की उम्र में यहाँ हैं तो शायद 5 साल पहले या 7 साल पहले ही यहाँ पर होते। तो इसलिए अपने टाइम को, बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को मैनेज करके चलें। लाइफ में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल के अंदर अपने आप में ही लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो वो देखना जरूरी है। हम बाहर की दुनिया को देखे चलते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम अपनी शक्ल चेंज नहीं कर सकते, अपना बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, अपने माँ बाप चेंज नहीं कर सकते, अपना समाज चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच चेंज कर सकते हैं और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस सोच को चेंज करने में सबसे बड़ा काम अगर कोई कर सकता है, दैट इज बुक्स, जो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। और बुक भी कौन सी, अगर आपको हेल्थ के सेक्टर में जाना है तो आपके पास हेल्थ की ही बुक्स होनी चाहिए। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने जाना है उसी की बुक्स आप रीड आउट करें। दूसरा, मैं एक बात यहाँ इस सेशन को एंड अप ही समझे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी भी फंक्शन में जाएं, पार्टी में जाएं, छोटा मोटा कोई फंक्शन, अगर बर्थडे पे जाएं बच्चे के, तो केक काटने की बजाय माँ बाप बच्चे को 2 बुक्स गिफ्ट करें। किसी पार्टी में जा रहे हैं हम, कोई क्रॉकरी देने के बजाय एक बुक गिफ्ट कर दें, क्योंकि बुक वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को काम आएगी, उसके घर में कोई भाई बहन पढ़ा लिखा है उसके भी काम आएगी। तो बुक गिफ्ट करने का एक ट्रेंड जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। और ये पढ़ा भी गया है कि बुक्स जो सबसे बढ़िया फ्रेंड्स होती है हमारी। इसलिए बुक्स के ऊपर फोकस करें और किस तरह की बुक्स पढ़नी है उसके ऊपर फोकस करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। हमारी लर्निंग जो है वो होती रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं आज भी एक लर्नर हूं, एक टीचर के बजाय एक लर्नर हूं, अच्छा लर्नर हूं। कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए मैं सीखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लर्निंग एक ऐसा वर्ड है, अगर हम एल हटा दें तो इसके पीछे आता है अर्निंग। तो लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती। अगर हम अर्न करना चाहते हैं तो हमें अपनी लर्निंग को कभी जिंदगी में छोड़ना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है, इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं पर एंड अप करता हूं। और भविष्य में भी एक तो नेहरू युवा केंद्र का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए यहाँ आने का मौका दिया। बहुत समय बाद मुझे एक ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। और ये जो सिलसिला है शायद अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि हम पूरे हिमाचल में इस तरह के सेशन अरेंज करें। और इन सेशन को हम करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस सेशन का नाम ना देके एक वर्कशॉप में ढालेंगे इसको हम। उस वर्कशॉप में अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उन सबके साथ एक एक्टिविटीज़ भी की जाएगी। और किसी को गोल डिसाइड करने में, किसी को प्रोडक्टिविटी अपनी एनहांस करने में मुश्किल आ रही है, तो हम वहीं पर ही उसका सोल्यूशन देने वाले हैं उन वर्कशॉप के माध्यम से। तो इसके लिए एक तो दिनेश जी का, आदरणीय सुभाष साहिल जी का, आदरणीय जगजीत सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ आने का मौका दिया, अपने विचार आप सभी के साथ साझा करने का मौका दिया। भविष्य में भी इसी तरह के सेशन हम अरेंज करते रहेंगे। कभी भी कहीं भी अगर दिनेश जी इस तरह के सेशन अगर आपको चाहिए होंगे
मेरा प्लान पहले ये था कि हमारे पास प्रोजेक्टर हो, ताकि हम जो भी यहाँ लिख रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट स्लाइड्स आती जाएँ और हम एक्सप्लेन करते जाएँ उस चीज़ को। तो भविष्य में इस तरह से आगे भी सेशन अरेंज करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।